तो भैया कल की क्लास में अपन ने बिल्स ये अपने प्रॉमिसरी नोट वाला जो पोर्शन है वो पूरा कर लिया था। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो प्लीज कर लीजिए। कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? कि सर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। प्रॉमिसरी नोट वाला पोर्शन अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। प्रॉमिसरी नोट वाले पोर्शन में हमने एक एक छोटी सी बात, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, वो देखी थी कि एज पर सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, प्रॉमिसरी नोट क्या नहीं हो सकते हैं? प्रॉमिसरी नोट कैसे नहीं हो सकते हैं? प्रॉमिसरी नोट कैसे नहीं हो सकते हैं? कल पढ़ाया था ना। प्रॉमिसरी नोट कैसे नहीं हो सकते हैं? एज पर सेक्शन 31, सेक्शन 21 ऑफ द आरबीआई एक्ट एंड सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट। सेक्शन 21 बोलता है कि सर ये जो बैंक नोट्स और करेंसी नोट्स हैं, ये प्रॉमिसरी नोट्स की डेफिनेशन से बाहर रखे गए हैं। ठीक है। और सेक्शन 31 ने क्या बोला था? प्रॉमिसरी नोट जो है, मिदुष बता। बेरर नहीं हो सकते। बेरर Promissory इंस्ट्रूमेंट। notes cannot be bearer instruments. Promissory notes cannot be bearer instruments. Yes, ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स और अनसर्टेनिटी और एलिमेंट्स और ये सब अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉमिसरी नोट्स में दो पार्टीज होती हैं। कौन? एक तो सर जो ड्रॉअर है जिसने बनाया है, या जिसको हम मेकर बोलते हैं, या जिसको हम पेयर बोलते हैं। ठीक है। और या फिर दूसरी पार्टी कि सर जिसको हम या तो ड्रॉई बोलते हैं या फिर पेई बोलते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा एक नाम और है कि सर ड्रॉई जिसको पैसा मिल रहा है वो तो क्रेडिटर कहलाएगा और ये डेटर कहलाएगा। इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है। तो यहाँ तो सर दो पार्टीज होती हैं। यस सर। पर सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है। ध्यान से समझना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं। सर पहली पार्टी ड्रॉअर, जो कि इस प्रॉमिसरी नोट को बनाता है। ठीक है। प्रॉमिसरी नोट तो क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है। सारा कंसेप्ट इजीली समझ लो। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखो, प्रॉमिसरी नोट में पी आ रहा है तो वो एक प्रॉमिस है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ओ आ रहा है तो ये एक ऑर्डर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ओ आ रहा है तो ये एक ऑर्डर है। तो ड्रॉर ऑर्डर करता है सेकेंड पार्टी को, जिसका नाम है ड्रॉई। इसके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और इसको ऑर्डर करता है सेकंड पार्टी को कि ये किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करे, जो कि पेई हो जाएगा, जिसको कि पैसा मिलेगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, वेयर एज प्रॉमिसरी नोट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉमिस इंस्ट्रूमेंट। तो प्रॉमिसरी नोट जिसने बनाया है वो इस पे साइन करेगा तब वो वैलिड होगा। यस सर। इधर कौन दो लोग साइन करेंगे? एक तो ड्रॉर जिसने ऑर्डर किया है वो साइन करेगा, एक ड्रॉई जो उसे एक्सेप्ट करके और फिर साइन करेगा। ठीक है। या इन दो जनों के साइन होंगे, ड्रॉर के और ड्रॉई के। ठीक है सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मान लो मैंने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, मोदी सर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया ऑर्डरिंग कनव टू पे मिदुष अ सम ऑफ ₹1 लाख। ठीक है सर। मैंने साइन करके भेज दिया इसके पास में कि भैया एक्सेप्ट कर। जब तक कनव इस पे एक्सेप्टेड लिख के साइन नहीं करेगा तब तक इस प्रॉमिसरी नोट का कोई मतलब है नहीं सर। ऐसे तो मैं कनव को कुछ भी डायरेक्ट कर दूंगा, 10 लाख इसको दे दे, 20 लाख उसको दे दे। ठीक है। तो तब तक ये प्रॉमिसरी नोट का कोई मतलब ही नहीं है, जब तक कि इस पे जो ड्रॉई है जिसके ऊपर ये ऑर्डर बनाया गया है वो उसे एक्सेप्ट करके नीचे अपने सिग्नेचर्स नहीं करता है। ठीक है सर। अगेन इस पे भी उतने ही रुपए के स्टैंप लगेंगे जितने, मतलब एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट। यस सर। अगेन जैसे प्रॉमिसरी नोट में भी
अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, प्रॉमिसरी नोट में भी अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी अनकंडीशनल ऑर्डर होता है या अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, यस सर। पेमेंट कर, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कनव को, तुझे पेमेंट करना है, इसने लिखा एक्सेप्टेड और नीचे साइन कर दिया। ये इफ एंड बट लगाने लग गया ना कि यदि मैं उस समय जो मुंबई में हुआ तो, यदि मेरे खाते में उतने पैसे हुए तो, ऐसे ये सब नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मैं मतलब प्रॉमिसरी नोट भी फॉर वैल्यू रिसीव्ड, मुझे कुछ मिला है इसलिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है ना बदले में पैसे देने का। यस सर, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। उसी तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी फॉर वैल्यू रिसीव्ड ही होगा एंड प्रॉमिस टू पे मनी ही या ऑर्डर टू पे मनी ही होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बाकी काफी चीजें सेम ही है। फर्क कहाँ आता है कि सर एक तो वहां प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज हैं, इधर तीन पार्टीज हैं। ठीक है सर, इधर प्रॉमिस है इधर ऑर्डर है। ठीक है सर, इधर तीन पार्टीज में ड्रॉर या मेकर, ड्रॉर को मैं क्या बोलता हूं, मेकर भी बोल सकता हूँ। एक ड्रॉई जिसको ऑर्डर किया है वो, उसको मैं एक्सेप्टर भी बोल सकता हूँ। और जिसको पेमेंट करने की बात हो रही है वो जाता है पेई। नाउ कई बार जो पेई और ड्रॉर हैं वो एक भी हो सकते हैं कि मैं इसको ऑर्डर कर रहा हूं कि आज से 3 महीने बाद तुझे मुझे ही पेमेंट करना है, तो फिर ड्रॉई और पेई कैन बी द सेम पर्सन। बट इन एनी गिवन केस, मतलब दो रोल्स एक ही आदमी द्वारा प्ले किए जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट इन एनी गिवन केस दो जनों से कम तो हो ही नहीं सकते, एक ये और एक ये। ठीक है, चलिए। ओके सर, तो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे कहां पर समझो कि सर मान लो ये मिस्टर राम है। ठीक है, इन्होंने मिस्टर लक्ष्मण से कुछ रॉ मटेरियल उधार लिया था। ठीक है सर, वो रॉ मटेरियल जो उधार लिया उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए इन्होंने, उसको प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स जो बनाए वो मिस्टर भरत को बेचे। ठीक है सर, और मिस्टर भरत को बेचे तो उसी समय गुड्स देते वक्त ही इससे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज साथ में इसको दिया कि तू आज से बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया ये। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ था ड्रॉर कौन, मिस्टर राम, तीनों के नाम आएंगे यहां पर। ठीक है, कैसे कि इसने ऑर्डर किया भरत को, मिस्टर राम ने मिस्टर भरत को ऑर्डर किया इस बिल ऑफ एक्सचेंज में, आई ऑर्डर यू टू पे, आई राम ऑर्डर यू भरत टू पे अ सम ऑफ रुपीज, मान लो 10 लाख रुपए, टू पे अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख टू मिस्टर लक्ष्मण 3 months आफ्टर डेट ऑफ दिस, 3 months फ्रॉम अबाउट डेट। ओके सर, तो सर मिस्टर भरत ने इस पे एक्सेप्टेड लिखा और साइन किया कि अब इसमें हो क्या रहा है, मिस्टर राम ने जब इसको फिनिश गुड्स दिए तो मिस्टर राम को भी तो रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट करना था मिस्टर लक्ष्मण को। तो इन्होंने मिस्टर भरत से क्या बोला कि तुम मेरे को पेमेंट करे, उसकी बजाय आई एम ऑर्डरिंग यू टू पे हिम अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख। ठीक है, तो ये ड्रॉर हो गया, मिस्टर राम इज द ड्रॉर, मिस्टर भरत इज द ड्रॉई। एज सुन इनके ऊपर बनाया गया, इनको ऑर्डर किया जा रहा है, एज सुन एज ही साइंस एंड एक्सेप्ट्स दैट अनकंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज ही एक्सेप्ट टू पे मिस्टर लक्ष्मण, तो सर ये ये पे ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी ये आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फंडा काम करता है। ठीक है सर, क्या बेसिक बातें समझ में आई? यस सर। जैसे सेक्शन 31 ऑफ दी आरबीआई एक्ट ने प्रॉमिसरी नोट को इफेक्ट किया था ना कि प्रॉमिसरी नोट बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो सकते हैं, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ही ऐसे प्रॉमिसरी नोट्स बना सकते हैं जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो, वैसे ही सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी अभी जब अपन पढ़ेंगे तब इफेक्ट करने वाला है कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकते। वो अभी आगे जैसे ही आएगा वहां पर पढ़ेंगे अपन। आइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पढ़ना चालू करते हैं। और for your kind information, the check is also a sort of bill of exchange, bills of exchange.
बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर वेराइटी चेक जो है वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि ये सबसेट है ऑफ लार्जर सेट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये उसी की एक वेराइटी है, सबसेट है उसका। ठीक है सर, तो आइए चेक को पढ़ना, चेक को क्या, सॉरी, अपन बिल ऑफ एक्सचेंज को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पढ़ना चालू करते हैं। एक तो वीडियो ऑन कर लो रे, वीडियो ऑन करो। देवांश, श्रेया कर्नावट, श्रेया, प्रिशा, कनव, जश शाह। जश शाह लेट क्यों आया रे? यार इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए। ओहो, और एंसिल फर्नांडीज, तू लेट क्यों आया? सर वो व्हाट्सएप पे टाइम लगा था लॉगिन करने। अच्छा अरे सर वो लिंक व्हाट्सएप पे था तो वो टाइम लग रहा था इसलिए। अच्छा, चलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना चालू करते हैं। कौन पढ़ेगा मेरे लिए? मिदुष मोदी, तू पढ़ेगा मेरे लिए? हाँ सर। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order of a certain person or the bearer of the instrument. ठीक है भाई, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो मना ही नहीं करता है, वो तो बोलता ही है कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। ये तो मतलब वो कहते हैं ना, बदमाशी आके कौन कर जाता है बार बार, कि सर आरबीआई एक्ट आके बदमाशी कर जाता है ना, ये अपन ने पढ़ा था। तो अभी तो अपन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की डेफिनेशन एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ रहे हैं। कौन से सेक्शन में दिए हुए? सेक्शन 5 में दिया हुआ है। 4 5 6 बताया था ना, सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, 5 है। ओके सर, तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट राइटिंग में ही होता है। ठीक है सर, पहला पॉइंट आ गया। क्या होता है उसमें? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर शब्द में तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कि बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस होता है और बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है टू गिवन टू सम अदर पर्सन। अच्छा, कैसा ऑर्डर होता है? कि सर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। वहां प्रॉमिस कैसा होता है? कि अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। यहाँ ऑर्डर कैसा होता है? कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। कोई कंडीशन नहीं चलेगी, पे करना है मतलब करना है। ठीक है, क्या होता है? साइंड बाय द मेकर। सर जो ड्रॉर या मेकर है वो भी साइन करेगा इस पे, और एक्सेप्टर भी तो, ड्रॉई या एक्सेप्टर भी तो एक्सेप्ट कर लिख के और साइन करेगा, तो यहां पर दो। ठीक है, साइंड बाय द मेकर। ओके सर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, ड्रॉई वो सर्टेन होगा, हवाबाजी नहीं होगी कि तुमको पे कर दिया, कोई भी किसी को भी ऑर्डर दे दो जिसका नाम नहीं है। नो, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, जिसको ड्रॉई है वो सर्टेन आदमी होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। एम्बिग्विटी नहीं, 10,000 या 12,000, ना 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 ना, ऐसे नहीं। ठीक है, तो टू सर्टेनिटी पे पहुंच सकते हो जो लैंग्वेज, कि 10,000 रुपए विद इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट @3% पर एनम के हिसाब से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट किया है, अनकंडीशनल ऑर्डर किया है, डायरेक्ट किया है क्या? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे हो सकते हैं? कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज, एनआई की डेफिनेशन बोल रही है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है सर, स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देखो, मिस्टर ए इन्होंने बनाया, जिनका एड्रेस ये था। ओके, मिस्टर ए के सिग्नेचर्स, ठीक है, अपन ने पढ़ा है ना, बनाने वाला ऑर्डर देने वाला भी सिग्नेचर करता है। यस सर, इन्होंने 10,000 रुपए के लिए बनाया 4 मंथ्स आफ्टर डेट। कौन सी डेट? अप्रैल 10, 2022 से 4 महीने बाद। पे टू मिस्टर बी, मिस्टर बी पे ही हो गए। ए ने बी को पे करने के लिए सी को ऑर्डर दिया। ठीक है, तो ए हो गया ड्रॉर या मेकर, सी हो गया ड्रॉई जिसके ऊपर ये, जिसको ऑर्डर दिया गया था, और बी हो गया पे। ठीक है, 4 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव। ठीक है, टू इसको है, इसको जब मिलेगा तो इसको भी यहाँ पर पता नहीं जगह क्यों नहीं दी गई, इसको यहाँ पर साइन एक्सेप्टेड लिख के और ऐसे साइन करना होता है, तब ये प्रॉपर बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। ठीक है जी, चलिए, और यहाँ पर स्टैंपिंग की भी जगह होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, वो स्टैंपिंग का वो भी इस स्पेसिमेन में इन्होंने कैप्चर नहीं किया, दोनों चीजें वो भी आनी चाहिए। चलिए,
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हु आर द पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। कि सर तीन होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। पढ़ ले फटाफट भाई। ड्रॉर, Drawer, the maker of bill of exchange. ड्रॉई, Drawee, the person directed by the drawer to pay is called the drawee. He is the person on whom the bill is drawn. On acceptance of the bill, he is called an acceptor and is liable for the payment of the bill. His liability is primary and unconditional. ये बहुत बड़ी लाइन है भाई। हिज लाइबिलिटी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। भैया मैंने एक लाइन पढ़ाई थी आपको, श्योरिटी या गारंटर की लाइबिलिटी कैसी होती है। कि सर मान लो हमारे मिदुष मोदी ने बैंक से लोन लिया, उसके लिए बैंक ने कहा गारंटर लेके आओ, तो मिदुष ने अपने फ्रेंड एंसल को बोला गारंटी देता है क्या मेरे भी आप पे। एंसल कहा जरूर, दोस्तों के लिए कुछ भी, घर भी बिक जाए तो भी गारंटी दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यदि मिदुष लोन नहीं चुका पाया तो एंसल को याद किया जाएगा पैसे देने के लिए। यानी कि गारंटी या गारंटी के केस में मिदुष मोदी की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है और गारंटर की लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। कि मिदुष फेल हो जाएगा तो इसको याद किया जाएगा। प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और गारंटर, ठीक है। तो इसमें मिदुष की लाइबिलिटी प्राइमरी और गारंटर की सेकेंडरी। लेकिन सर बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है। कि सर जो ड्रॉई है या एक्सेप्टर है, ड्रॉई या एक्सेप्टर की लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल होती है, कोई कंडीशन नहीं। प्राइमरी, ये आदमी ए ने बी को के ऊपर ड्रॉ किया कि सी को पैसे दे, तो इसने एक्सेप्ट किया, तो इसकी लाइबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल। छुपी हुई बात क्या है कि सर मिस्टर ए जो ड्रॉर है, पैसा उनको, वो इसको ऑर्डर कर रहे हैं कि इसको पैसा देना। सर प्राइमरी लाइबिलिटी इसकी है, प्राइमरी लाइबिलिटी इसकी है, पर ये किसी कारणवश फेल हो गया, तो फिर सेकेंडरी लाइबिलिटी, छुपी हुई बात जो लिखी हुई नहीं है वो क्या है, सेकेंडरी लाइबिलिटी इसकी है ना, इसको पेमेंट करने की। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, रे देखो दिमाग चलाओ अपना, क्या मैं ये बोल सकता हूं, रिचा, श्रेया, कनव, जश अपने अपने वीडियो ऑन करो है, एंसल, क्या मैं ये बोल सकता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डबल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट as far as the payee is concerned? As far as the payee is concerned, bill of exchange is a double secured instrument। कि पहले तो ये पेमेंट, ये फेल हो गया तो मुझे यहां से भी पेमेंट मिल सकता है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है मॉड्यूल में, तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ सॉर्ट ऑफ डबल सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, वेयर एज प्रोमिसरी नोट, आई प्रॉमिस टू पे यू a sum of rupees 10,000 on such and such date। मेरे लिए तो एक ही है आदमी, ये फेल हो गया तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा, है ना। तो कभी भी आप धंधे में रिसीविंग एंड पे हो रहे हो, कभी भी आप धंधे में रिसीविंग, पैसा रिसीव करने की बात हो रही है, तो कोशिश करो प्रॉमिसरी नोट को सेकंड प्रायोरिटी दो और बिल ऑफ एक्सचेंज लेने की पहली कोशिश करो। क्योंकि वहां एक पार्टी फेल होती है तो हमारे पास में अभी भी दूसरी पार्टी है ना, जिससे हम पैसा वसूल सकें। मैं पैसे लेने वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि यहाँ पर तो एक ही पार्टी होती है, बात समझे। ऑर्डर ऐसा रखना, ये बस एक प्रैक्टिकल बात है। चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं जो यहाँ पर अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि सर हिज लाइबिलिटी, ड्रॉई की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है, ये रेस्पॉन्स प्राइमरीली ये रेस्पॉन्सिबल है पैसा देने के लिए और अनकंडीशनल। पे कौन, पढ़ ले भाई। Payee, the person named in the instrument to whom or to whose order the money is by the instrument directed to be paid. देखो पे वो कि सर पर्सन नंबर 1 ने पर्सन नंबर 2 को ऑर्डर दिया टू पे पर्सन नंबर 3, इसने एक्सेप्ट किया और नीचे साइन कर दिया, तो पर्सन नंबर 3 पे। तो पैसा विल बी पेड बाय पर्सन नंबर 2 टू पर्सन नंबर 3 और टू हिज ऑर्डर। ये जिसने, इसने आगे उसको निगोशिएट करके एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी कर दिया पर्सन नंबर 4 को, तो टू ऑर्डर ऑफ पर्सन नंबर 4, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जब तक कि इट इज सेटिस्फाइड तब तक चलता जाएगा, ठीक है भाई। तो और टू हिज ऑर्डर तो आता ही है आपको, टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और टू हिज ऑर्डर, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए।
आइए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे चलते हैं अपन। पहला, इट मस्ट बी इन राइटिंग। कुछ पढ़ने का है? नहीं सर। इट मस्ट कंटेन एन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। हाँ, ऑर्डर टू पे होता है। तीसरा, द ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। यदि तेरे दांतों का सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाए तो 10,000 दे देना। हाँ, ऐसा नहीं। यदि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं तो तू एग्जाम में पास हो जाए तो दे देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनकंडीशनल होना चाहिए और डेफिनेट होना चाहिए। यस सर। द डेथ तो डेफिनेट ही है, वो तो मैंने तुमको प्रोमिसरी नोट में पढ़ा भी दिया था। ठीक है। द ड्रॉर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। ड्रॉर और ड्रॉई या ड्रॉर और एक्सेप्टर दोनों को इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना होता है। ठीक है, बनाने वाले को भी करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये पढ़ गई मिदुष। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, अब मजा आएगा। Drawer, drawee, एक and सेकंड मिदुष, payee must be मिदुष एक सेकंड। पहले पॉइंट नंबर एफ, जी और एच पढ़ ले। F. The sum must be certain. The order must be to pay money only. It must be stamped. ठीक है। क्या बोल रहा है? जो सम है, भाई ऑब्वियस सी बात है, सम या तो सर्टेन हो या सर्टेनिटी की तरफ हम पता लगा सके। वैसा सिंपल 10,000 विद सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, ओके, ये भी सर्टेन ही है। या फिर सीधा 10,000 रुपए। ठीक है। सो द सम मस्ट बी सर्टेन, द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली। पैसे के अलावा काला घोड़ा सफेद घोड़ा कर दिया कि वो भी पे करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। पैसे के साथ में भी वो कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। केवल पैसे की बात होनी चाहिए। एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। तो बोला ही था, किस हिसाब से जितने रुपए का आप बना रहे हो उस हिसाब से इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें इसे स्टैम्प करना पड़ेगा। तो सर ये तो हो गया। अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर ई पे। पढ़ भाई। Drawer, drawee, and payee must be certain. All these three parties may not necessarily be by three different persons. One can play the role of two, but there must be two distinct persons in any case. As per Section 31 of RBI Act 1934, a bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand. ठीक है, इस एक लाइन को छोड़ दो एक सेकंड के लिए। यहां से यहां कि सर ड्रॉ, ड्रॉई और पेई तीन पार्टी होते हैं। यस सर। ये तीनों कौन होने चाहिए? कि सर सर्टेन होने चाहिए। ऑल दीज थ्री पार्टीज में नॉट बी नेसेसरीली थ्री डिफरेंट पर्सन, क्योंकि मैंने आपको बताया था पर्सन नंबर 1 पर्सन नंबर 2 को ऑर्डर कर सकता है कि पर्सन नंबर 3 को पे करो या मुझे पे करो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो जरूरी नहीं है थ्री डिफरेंट ही हो। ये एक ही दो रोल प्ले कर सकता है, ड्रॉर और पेई का। यस सर। तो तीन अलग अलग हो ये जरूरी नहीं है, पर जनरली तीन पार्टीज होती हैं। एक जना दो का रोल प्ले कर सकता है, पर मिनिमम दो तो होनी ही चाहिए इस केस में। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक आदमी खुद ही को ऑर्डर कर रहा है कि मुझी को पे करो। क्या ऐसा हो सकता है? एंसल, आई एम ऑर्डरिंग एंसल टू पे एंसल, ऐसा हो सकता है? नहीं सर, कतई नहीं हो सकता। ट्रिपल रोल वाली फिल्में जनरली फ्लॉप होती है ना। यस सर। बोल तो ऐसे रहा है जैसे खूब सारी ट्रिपल रोल की फिल्में देखी हो आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट। अरे अब जो कहते हैं ना, बार बार आरबीआई एक्ट विलन की तरह बीच में आ जाता है, तो अब वापस आरबीआई एक्ट की एंट्री हो गई। ठीक है। एंसल, तेरी जिंदगी का विलन कौन है? इसे हो भी तो भी आपको क्यों बताऊं सर, हैं? ठीक है। As per Section 31 of the RBI Act, as per Section 31 of the RBI Act 1934, a bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand. ठीक है। पहले तो ये समझो, जो अपन ने पढ़ा था 31 को पूरा पढ़े तो, कि सर प्रोमिसरी नोट कैनॉट बी अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। वहां पर ये नहीं लिखा था, प्रोमिसरी नोट का जब कंटेक्स्ट चल रहा था तब ये नहीं लिखा था कि कैनॉट बी मेड पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड या कैनॉट बी मेड पेबल टू बेयरर विदाउट डिमांड। वहां पर डिमांड का कंसेप्ट नहीं आया था। वो तो सिंपली बोला कोई ऐसा प्रोमिसरी नोट नहीं बना सकते जो कि बेरर इंस्ट्रूमेंट हो। भले ही एनआई एक्ट में लिखा हुआ तो हमको क्या मतलब, आरबीआई एक्ट ने आके मट्टी पलीत कर दी, बोला नहीं बना सकते प्रॉमिसरी नोट जो बेरर कोई भी हाथ में। कि मिदुष ने एंसल को हाथ में पकड़ा दिया, एंसल ने जश को हाथ में पकड़ा दिया बेरर इंस्ट्रूमेंट कह के, और जश आके पेमेंट मांगना चाह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी बेरर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सर बिल ऑफ एक्सचेंज में एक कदम आगे जाके बात करी गई है। क्या बात करी गई है?
कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट which is payable on demand, which is payable on demand. ऐसा बेयरर इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब देखो दो तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक वैरायटी की बात करूं तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर पेएबल ऑन डिमांड एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर पेएबल विदाउट डिमांड, जिनको डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लैंग्वेज समझो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल विदाउट डिमांड, यही देख ले। क्या इसमें कहीं पर भी लिखा है 4 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड ऑन डिमांड? अपने आप ही 3 महीने बाद पेमेंट करना है या नहीं करना है? यस सर। बिना डिमांड किए करना है या नहीं करना है? यस सर। आई बात समझ में? पेएबल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर पेएबल विदाउट डिमांड, यस सर, ये वाला तो खैर क्लियर है ही है लैंग्वेज से। लेकिन यदि ऐसा लिख दें विच आर 4 months after date pay to Mr. B a sum of ₹10,000 for value received on demand, pay to Mr. B on demand, ठीक है, या तो ऐसा लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन डिमांड। या फिर कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बाय डिफॉल्ट डिमांड पैसा डिमांड करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? चेक इज अ सॉर्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यस सर। कैसे? आओ समझो, सभी जने समझेंगे, सभी जने समझेंगे। प्रिशा वीडियो ऑन कर। श्रेया कर्नावट मारा कुट्टी कर रही है क्या घर में किसी के साथ? नहीं सर। तो फिर वीडियो ऑन करो, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर अब चेक कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ? देखो, मिदुष का खाता है आईसीआईसीआई बैंक में। यस सर। तो मिदुष को पैसे देने हैं किसको? मान लो मिदुष को पैसे देने हैं एंसल को। तो मिदुष ने क्या किया, एक चेक काटा। चेक पे लिखा हुआ था, यहाँ अमाउंट आ गया 1 लाख रुपए का। यस सर। यहाँ लिख दिया पे एंसल फर्नांडीज। यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिया सम ऑफ 1 लाख। यहाँ पर तारीख डाल दी आज की 9/3/2026। ठीक है। बैंक कौन से बैंक में खाता था इसका? आईसीआईसीआई बैंक में खाता था। यहाँ पर साइन किया, ओके। तो सर अब चेक में 3 पार्टीज, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है और मैं बोल रहा हूं चेक इज अ सॉर्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इटसेल्फ। तो चेक में 3 पार्टीज कौन हो गई सर? ड्रॉर, जिसने चेक बनाया है, कौन हो गया? मिदुष मोदी हो गया। यस सर। सर किसको ऑर्डर किया जा रहा है? कि सर आईसीआईसीआई बैंक को ऑर्डर किया जा रहा है। तो ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक इज दी ड्रॉई। इसके ऊपर ये चेक ड्रॉ किया जा रहा है टू पे एंसल फर्नांडीज सम ऑफ ₹1 लाख। तो एंसल कौन हो गया सर? पे ही हो गया। बात समझ में आई सर? इतना बात ध्यान रखना कि सर चेक के केस में चेक ऑल्दो इट इज अ सॉर्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन सर अलग से कोई आईसीआईसी बैंक उस पर एक्सेप्टेड लिख के और ये सब नहीं करने वाला है। वो प्रोसेस में हो जाता है जब आप बैंक में चेक लगाते हैं तब। ठीक है, चलिए। तो सर ये भी हो गया, ओके सर। अब देखो, मैं तुमको समझा क्या रहा था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और कुछ नॉन डिमांड के भी होते हैं। तो अपन डिमांड वाला समझ लें। अब ये चेक ड्रॉर ने, मिदुष ने किसको दे दिया? एंसल फर्नांडीज को दे दिया। एंसल ने जाके बैंक में लगाया। ठीक है सर। तो एंसल जाके बैंक में डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है कि देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं मेरा 1 लाख रुपया मुझे दिया जाए। क्या ऐसा करने पे ही पैसा मिलेगा ना? हाँ सर। क्या ऐसा होगा कि बैंक इसके एंसल के घर पे आएगा? हमने सुना है या हमें बताया गया है कि मिदुष जी ने आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया है, तो आप यदि वो चेक दें तो हम उसको आपको पेमेंट कर दें। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। बैंक पागल हो जाएगा इस तरीके से लोगों के घर जा जाके, या उनसे मांगने लग गया कि चेक काटा होगा, दे दो दे दो। ऐसा नहीं। खुद एंसल फर्नांडीज को बैंक में जाके ये पैसा डिमांड करना पड़ेगा। जब तक एंसल फर्नांडीज बैंक में जाके पैसा डिमांड नहीं करेगा
जब तक एंसल फर्नांडीज बैंक में जाके पैसा डिमांड नहीं करेगा, क्या इसको पैसा मिलेगा? नहीं सर, डिमांड नहीं किया गया तो बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा नहीं मिलेगा। डिमांड नहीं किया गया तो बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो डिमांड किया जाना है और विदाउट डिमांड भी मिलते हैं। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। तो सर यहां पर क्या लिखा है, अब देखो, अब ये बात समझो, सेक्शन 31 ऑफ द, भाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे भी हो सकते हैं जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सॉरी, जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यस सर। सेकंड क्या बोलता है? बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे भी हो सकते हैं जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और पेएबल विदाउट डिमांड भी हो सकते हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन इन चारों में से ऐसा बनेगा जो कि आरबीआई एक्ट ने मना कर दिया है। क्या? एज पर सेक्शन 31 अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैनॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड। ऐसा नहीं हो सकता पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड, मतलब एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों साथ में नहीं आ सकती हैं। सर थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ ना सर, तो चलो समझते हैं अपन इसको। सर चेक पे एंसल फर्नांडीज का नाम लिखा हुआ है। यस सर। एंसल ने इस चेक के पीछे कोरा साइन कर दिया बिना किसी का नाम लिखे हुए। तो इसने, अभी तक ये चेक क्या था? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था बेटा, अभी तक ये चेक क्या था? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। जैसे ही एंसल ने इसके पीछे ब्लैंक एंडोर्समेंट कर दिया, किसी का नाम लिखे बिना साइन कर दिए, तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया बच्चे? ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन गया, बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया या नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना। शक्लें दिख नहीं रही है इसलिए पहचान नहीं पा रहा हूँ, समझ में जो बता रहा हूँ समझ में आया या नहीं आया? ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया या नहीं बन गया? यही एंसल ने ऐसा लिखा होता कि पे स्वीया कर्नावट असम, मतलब स्वीया कर्नावट का नाम लिखता और पीछे साइन कर देता, तो फिर अभी भी ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहता, क्योंकि जिसको पेमेंट करना है उसका नाम क्लियर है। पर यदि इसने ब्लैंक एंडोर्समेंट कर दिया, तो एंडोर्समेंट कर दिया मतलब ब्लैंक साइन कर दिया, सॉरी एंडोर्समेंट नहीं, ब्लैंक साइन कर दिया बिना किसी का नाम, तो ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट। तो सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। चेक इज अ सॉर्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यस सर। सर बिल ऑफ चेक हमेशा जाके बैंक में डिमांड करना पड़ता है ना? यस सर। चेक हमेशा बैंक में अभी समझाया था ना, घर आके थोड़ी ना देगा आपको, चेक हमेशा जाके डिमांड करना पड़ता है। यस सर। पर सर ऐसा कि है ना, किसी को भी दे दो इसका पैसा, यानी जो भी इसको लेके आए उसको दे दो, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं सर। ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड इशू नहीं किया जा सकता। आरबीआई एक्ट ने 1934 ने मना कर दिया है सेक्शन 31 के अंदर। तो फिर चेक के कंटेक्स्ट में देखो इसको। सर यदि मिदुष ने एंसल को दिया था, एंसल को इसे और चेक इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। यस सर। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल ऑन डिमांड। यस सर। पर सर एंसल ने यदि पीछे एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करी स्वीया कर्नावट को, स्वीया कर्नावट ने इसको आगे किसको कर दिया? रिचा को। रिचा ने आगे कनव को कर दिया, कनव ने आगे प्रिशा को एंडोर्समेंट डिलीवरी कर दिया, प्रिशा आके डिमांड कर रही है। तो सर ये तो अभी तक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही बनता जा रहा है ना? यस सर। ये पॉसिबल है, ठीक है, कि आप इसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की तरह निगोशिएट करें, ये हमेशा पॉसिबल है। ये नहीं है कि आप इसको बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज पेएबल ऑन डिमांड को आप बेयरर इंस्ट्रूमेंट को, ये तीनों कॉम्बिनेशन नहीं चलेंगे कि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड। नो, आरबीआई एक्ट ने मना कर दिया है। इफ इट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इट इज वेरी मच पॉसिबल। कहानी समझ में आ गई इस लास्ट लाइन की? यहां फंसा सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एज पर सेक्शन 31 अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड। ठीक है, ये तो हो गई चेक की। नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। ऑन डिमांड, पे टू द बेयरर द सम ऑफ ₹500 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, इट इज एन इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब चेक की नहीं, नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं। ठीक है, मिदुष मोदी ने एंसल फर्नांडीज को ऑर्डर किया, आई ऑर्डर यू टू पे अ सम ऑफ ₹1 लाख टू द बियरर ऑन डिमांड, जो भी इसको लेके आए।
सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऑर्डर दिया जा रहा है। यस सर। किसको ऑर्डर दिया जा रहा है? ड्रॉई एंसल फर्नांडिस को। पेई जो है उसको बेयरर बना दिया कि जब भी वो डिमांड में लेके आए तो फिर आई ऑर्डर एंसल फर्नांडिस टू पे ₹1,00,000 टू बेयरर ऑन डिमांड। नहीं, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है विच इज पेबल ऑन डिमांड, बेयर टू बेयरर ऑन डिमांड। केवल डिमांड चलेगा, बेयरर ऑन डिमांड नहीं चल सकता। ठीक है, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो।